नमस्कार साथियों, स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। हमारे द्वारा हिस्ट्री का लगातार जो सीक्वेंस है टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो वैदिक सभ्यता से लेके जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उनसे संबंधित ऑब्जेक्ट की जो सीरीज़ है वो हमने अपने YouTube चैनल पर कवर कर दिया है लगभग। अगर आपने देखा नहीं है तो उसको जाके देखिए। लगभग उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो महाजनपदों के बारे में कुछ चर्चा की थी कि जो महाजनपद हैं 16 महाजनपद, जैसे ही वैदिक सभ्यता के जाते जाते जो अपना पूरा भारत देश है तो वो एक प्रकार से कई टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। तो वही टुकड़ों का जो विभाजन है वो एक प्रकार से महाजनपद काल का समय कहलाने लगा, ठीक है। तो हम आज उसके आगे का जो टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, जो एक महाजनपद का सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम है मगध, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में चर्चा कर देते हैं कि जो महाजनपद हैं उन महाजनपदों के बारे में अगर हम बात करें तो महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी जो मिलती है वो जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। उससे हमें भारत में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद एक बौद्ध धर्म का भी ग्रंथ है जिसका नाम है आगंतुर निकाय, उससे भी हमें भारत में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो महाजनपदों से क्वेश्चन निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि जो महाजनपद थे उनके बारे में जानकारी हमको जैन ग्रंथ के उस ग्रंथ से मिलती, तो हम कह सकते हैं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में कहाँ से मिलती, तो बौद्ध धर्म में कह सकते हैं हम आगंतुर निकाय एक ग्रंथ है उससे हमको मिलती है। तो लगभग ऐसा चल रहा था कि लगभग जो भी अपने भारत देश में 16 महाजनपदों का एक प्रकार से टाइम पीरियड चल रहा था, जिसमें कुछ अवंती हो गए और कुछ कौशल हो गए और इसके अलावा मगध हो गया, काशी हो गया, ऐसे बहुत से लगभग मिलाकर 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें 2 आ जाते थे अपने अफ़गानिस्तान वाले इलाके में, मतलब कि भारत से बाहर वाले इलाके में, और एक राजस्थान में भी आ जाता है ना। इस प्रकार से जो महाजनपद चैंदी भी हो गया है, ऐसे कुछ महाजनपद हुआ करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती, तो आप बताएंगे जैन धर्म के भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के आगंतुर निकाय जो एक ग्रंथ है उससे हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अब मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा हम आपको पहले से ये बता दें कि जो मगध साम्राज्य हुआ करता था वो 16 महाजनपदों का सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। क्यों हुआ करता था उसके कुछ कारण हैं, वो आपको आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी आप ये देख लीजिए कि जो मगध जनपद है, महाजनपद है, उसका जो क्षेत्र है वो कहाँ फैला हुआ था। तो हम आपको बता दें, देख सकते हैं आप मैप में जो दिख रहा आपको, जो पटना एक शहर दिख रहा बिहार का, ये जो महाजनपद काल का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। मतलब महाजनपद काल का सबसे बड़ा अगर महाजनपद की बात की जाए तो मगध हो गया, और अगर ये बात की जाए कि पूरे महाजनपद काल का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो बताएंगे हम पाटलिपुत्र। ये जो पटना आप देख रहे हैं ये पटना पाटलिपुत्र का नया नाम है। पुराना नाम पटना का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम, पाटलिपुत्र ही बताएंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र जो शहर था मगध साम्राज्य में वो ही जाके आज के समय का पटना है, ठीक है। इतना आप याद रखना। और अगर बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो ये वाराणसी वाला इलाका, यहाँ से लेकर ये बिहार का भागलपुर और दक्षिण में कहा जाए तो गया वाले क्षेत्र तक फैला हुआ था। मतलब बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। आप देख सकते हैं इतना विशाल क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये मगध का दिख रहा होगा, देखो आप अच्छे से देख लीजिए आप है। तो इतना छोटा जो दिख रहा आपको वो कम नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था उन महाजनपदों के हिसाब से, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे कि जो महाजनपद आपने समझ ली 16 महाजनपद थे, उनका सबसे बड़ा जो शक्तिशाली अगर बात की जाए और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो मगध ही था। अब इसके बारे में बता दें थोड़ा सा, ये शक्तिशाली क्यों हुआ करता था। मतलब कई सारे इसके रीज़न आए, देखिए आप यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छे से। थोड़ा सा डायग्रामली हमने बनाया है, ये हमारे ये के नोट्स हैं, उनका थोड़ा सा कॉपी है, उसके हमने नोट्स बनाए हैं।
उसको थोड़ा समझ में आप रिजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा लीजिए, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये नोट्स तो हैं PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा समझिए आप, ये गोल वाला जो क्षेत्र है यहाँ से समझ सकते हैं आप, ये थोड़ा सा देख, हाँ सही है, ये गोल वाला क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र ये कहलाता है मगध, ठीक है। अब मगध जो फैला था, हम आपको बता दें, इसके उत्तर में एक तो बहती थी गंगा नदी, ठीक है। इसके अगर पूरब की बात की जाए तो बहती थी एक नदी है जिसका नाम है चंपा नदी। इसके बाद अगर पश्चिम की बात की जाए तो इसके पश्चिम में बहती थी सोन नदी, ठीक है। और एक प्रकार से इसके अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में एक पर्वत था जिसका नाम था विंध्याचल पर्वत। अब देखिए आप, इसका शक्तिशाली होने के कारण देखिए मगध जो है वो चारों तरफ से नदियों से घिरा था, पहली बात ये हो चुकी है। उत्तर में नदी, पूरब में नदी, पश्चिम में नदी, दक्षिण में एक पर्वत, तो मतलब चारों तरफ से सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, शक्तिशाली हो गया। मतलब दूसरा कोई महाजनपद का अगर हमला करने आता है तो उसको इस पर जीतना बहुत मुश्किल का काम था, एक प्रकार से टेढ़ी खीर कहलाई थी, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से तो था ही शक्तिशाली। इसके अलावा आर्थिक स्थिति से भी शक्तिशाली हुआ करता था। उसके पीछे का क्या कारण है, जैसे आप बताइए कि इस वाला क्षेत्र है, अगर चारों तरफ, जैसे आपका कोई क्षेत्र हो गया, आपके चारों तरफ अगर नदियों का क्षेत्र मिल जाए तो वहाँ की जो खेती है, वहाँ की जो कृषि है, वो मतलब कि आज अगर उत्पादन दे तो वो दुगना उत्पादन देगी। आज जो अगर उत्पादन कर रहे हैं और अगर नदियों वाला इलाके में खेती की जाए तो लगभग वहाँ से दुगना और तिगुना और चौगुना उत्पादन हो सकता है। तो मतलब वहाँ के जो लोग थे वो कृषि से बहुत ज़्यादा विकसित थे, तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा विकसित थी। और दूसरी चीज़, यहाँ अर्थव्यवस्था विकसित थी तो यहाँ जो राजा को कर है वो भी बड़े पैमाने पे दिया जाता था, इसीलिए जो यहाँ का राजा होता था वो भी बड़ा शक्तिशाली हुआ करता था, है ना। तो बातें यहाँ से समझ सकते हैं आप कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण हुए। मगध के शक्तिशाली होने के एक तो प्राकृतिक कारण हुए। प्राकृतिक कारण में बात की जाए तो जैसे मान लो कि नदियों का इलाका है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें हुई। और इसके अलावा दक्षिण में पर्वत का इलाका है, तो मतलब सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो भी शक्तिशाली, और कृषि और आर्थिक व्यवस्था के लिहाज से जब भी किसी क्षेत्र की आर्थिक इकोनॉमी डेवलपमेंट हो तो हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ की सामाजिक हो या धार्मिक हो या किसी प्रकार की व्यवस्था हो, हर एक व्यवस्था विकसित देखने को मिलेगी आपकी, ठीक है। सीधी सी तो बात है। तो मतलब यहाँ लोग भी विकसित थे और यहाँ जो राजा को जो कर जाता था वो भी बड़े पैमाने पर जाता था, तो राजा के पास भी स्थायी सेना हुआ करती थी। ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी। तो लगभग हम कह सकते हैं कि मगध सभी जो महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। ये बात हमें विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण थे। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है, कि मगध पे किन किन राजाओं का जो शासन रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं, हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा समझिए, इसकी प्रथम जो राजधानी है वो राजगीर हुआ करती थी। राजगीर बिहार का एक शहर है राजगीर, उसके निकट गिरिब्रज और राजगृह भी था। तो कह सकते हैं इसकी राजधानी राजगीर भी कहीं मिल जाए आपको देखने, गिरिब्रज भी मिल जाए और राजगृह भी मिल जाए। तो अब इन तीनों में से कोई ना कोई लगा लीजिए, ठीक है। पाटलिपुत्र की राजधानी या मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो मगध की राजधानी तो वैसे ही हमने बताया है कि महाजनपदों में मगध की राजधानी जो राजगृह हुआ करती थी, ठीक है। इसके अन्य नाम भी चलते थे, कुछ नाम भी देखें आप, कुछ नाम भी चलते थे, जैसे देखें भागलपुर नहीं, सॉरी, मगधपुर। मगध का नाम था तो मगधपुर इसका नाम रखने कहा जाने लगा। इसके अलावा बृहदत्पुर मतलब यहाँ का जो सबसे पहले राजा बना वो बृहदत्त बना, इसीलिए इसको बृहदत्पुर भी कह दिया। इसके बाद बसुमती और कुशागपुर भी कहते थे, है ना। ऐसे कई सारे नाम मिलते हैं, तो ठीक है, आपको इन नामों को याद नहीं रखना, मगध से चलता है सारा, हिस्ट्री में मगध ही मिलेगा आपको, ठीक है, देखने के लिए। इसके आगे देखते हैं, अगर मगध की बात की जाए तो मगध का जो जानकारी है वो हमको यहाँ से बता देते हैं। ऋग्वेद से भी मिलती है, अथर्ववेद से भी मिलती है, और कहा जाए तो यजुर्वेद से भी मिलती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना कि जो मगध के बारे में जानकारी है वो अगर पूछा जाए कि इतिहास में कहाँ से मिली तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद से, अथर्ववेद से भी और यजुर्वेद से भी मिले, ठीक है। अब इसके भी कई सारे रीजन हैं, इसके बारे में चर्चा आपको विस्तार से बाद में करते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं मगध का उत्कर्ष, मतलब मगध में कौन कौन से राजा है, कौन कौन से साम्राज्य स्थापित हुआ। तो देखिए यहाँ से सबसे पहला जो साम्राज्य था वो बृहदत्त वंश मगध का शासन रहा। इसके बाद हर्यक वंश का शासन रहा। इसके बाद शिशुनाग वंश का, और इसके बाद जो आ जाता है जिसका नाम है नंद वंश, इसका भी मगध पर शासन रहा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हम देखते हैं इसके आगे बृहदत्त के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ से बृहदत्त का जो उल्लेख है वो हमको रामायण में मिलता है। बृहदत्त और जो जरासंध का नाम सुना होगा आपने। थोड़ा सा हिस्ट्री को हम डीपली बताते हैं। इतना अगर हम आपको बता रहे हैं तो हम विश्वास कीजिए आप कि यहाँ से क्वेश्चन किसी प्रकार का बाहर नहीं निकल के जा सकता है। ठीक है, रामायण के अनुसार रामायण में जरासंध का उल्लेख आपने सुना होगा कि मिलता ही है। जरासंध का जो एक प्रकार से जरासंध जो था वो बृहदत्त का ही पुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो बृहदत्त का ही पुत्र हुआ करता था। तो जरासंध को श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों मारा गया था। यानी जरासंध जो है वो श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों मारा गया था, ऐसा रामायण में उल्लेख हमको मिलता है। तो जरासंध के पहले की बात की जाए, बृहदत्त मगध पर शासन कर रहा था। तो बृहदत्त के बाद आया जरासंध। ठीक है, जो बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। तो जरासंध जो है, जरासंध को श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों मारा गया था, एक प्रकार से पराजित भी कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो जरासंध का उल्लेख है वो हमको रामायण में अच्छे से देखने मिलता है। एक और चीज़ हम बता दें कि जो मगध का प्रथम राजा भी कौन था, बृहदत्त, और अंतिम राजा भी बृहदत्त हुआ। ठीक है, लेकिन ये वाला बृहदत्त नहीं, दूसरा बृहदत्त आएगा। ठीक है, इसको याद रखना कि मगध का प्रथम राजा भी बृहदत्त था और अंतिम राजा भी बृहदत्त है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। मगध का अंतिम राजा की बात की जाए अगर, तो अंतिम राजा जो था वो रिपुंजय था। रिपुंजय एक कमज़ोर एवं अयोग्य राजा हुआ करता था, और अयोग्य राजा होने के कारण उसके मंत्री पुलिक, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो पुलिक है, पुलिक एक प्रकार से रिपुंजय का मंत्री था। तो पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो बृहदत्त वंश है वो ज़्यादा दिनों तक मगध पर नहीं टिक पाया, क्योंकि यहाँ पर कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो पुलिक है रिपुंजय का मंत्री, उसने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सीधा मगध पर। तो मगध पर होता है शासन बिंबिसार का। ठीक है, फिर मगध पर जो नींव डलती है, हर्यक वंश की नींव डाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि मगध पर हर्यक वंश की नींव डली। अब हर्यक वंश को एक तो प्रतिहंता वंश कहते हैं। प्रतिहंता वंश का मतलब यहाँ से निकल के ये आता है कि पिता को मारकर साम्राज्य पर बैठ जाना, मतलब पिता को मारकर, पुत्र के द्वारा पिता को मारकर साम्राज्य पर बैठ जाना प्रतिहंता कहलाता है। ठीक है, तो हर्यक वंश को प्रतिहंता वंश भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि हमने बताया है कि एक प्रकार से कहा जाता है कि रिपुंजय को उसके मंत्री ने, पुलिक ने मारा, फिर उसके पुत्र को बिठारा, फिर पुत्र ने उसको मारा, ऐसा कुछ सिस्टम अब चलने लगा था। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हर्यक वंश जो एक प्रकार से प्रतिहंता वंश निकला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो हर्यक वंश की उत्पत्ति के विषय में, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। हर्यक वंश का जो सबसे पहला राजा बनता है उसका नाम होता है क्या, बिंबिसार। ठीक है, इसको याद रखना, हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा, 544 BC से लेकर 452 BC तक। ठीक है, बिंबिसार एक प्रकार से महत्वाकांक्षी राजा था, महत्वाकांक्षी भी था और व्यवहारिक राजा भी था। ठीक है, तो आप बिंबिसार के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़िए, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल के बहुत सारे आते हैं। ठीक है, इतिहास में तो कह सकते हैं जो बिंबिसार था वो बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी राजा था, और एक प्रकार से कह सकते हैं तो व्यवहारिक राजा भी था, क्योंकि इसकी नीतियाँ होती थी कि हम किसी से युद्ध ना लड़ें, और युद्ध ना लड़ते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करें, चाहे वो कूटनीतिक विस्तार हो या फिर कहीं ना कहीं से वैवाहिक संबंध करके। तो इस प्रकार से इसने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ठीक है, हम इसके आगे पढ़ते हैं। बिंबिसार को क्या कहा जाता है, पहले तो हम आपको बता दें कि बिंबिसार को यहाँ से देख सकते हैं आप, बिंबिसार के दो नाम चलते थे उपनाम, जिनका एक तो नाम था क्षेत्रोजस, ठीक है, और दूसरा नाम था श्रोणिक। ये दोनों नाम याद रखना, एक तो नाम है क्षेत्रोजस और दूसरा नाम है श्रोणिक। श्रोणिक कहा जाता है जैन साहित्य के अनुसार, और क्षेत्रोजस है वो मत्स्य पुराण के अनुसार बिंबिसार को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को बेलुगन नामक एक उद्यान प्राप्त किया था। मतलब कि महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को बिंबिसार ने बोध गया में एक कोई उद्यान है ना, बेलुगन नाम के, उसको दान में दे दिया था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम।
बिम्बसार का साम्राज्य विस्तार पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो बिम्बसार का अगर देखा जाए तो बिम्बसार ने सबसे अधिक अपना साम्राज्य विस्तार है वो एक प्रकार से वैवाहिक नीतियों से किया, ठीक है। तो सबसे पहले समझ सकते हैं हम यहाँ की बिम्बसार का जो प्रथम विवाह है वो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेल्ला के साथ हुआ था। पहला विवाह जो बिम्बसार ने किया था वो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक थे और चेटक की जो पुत्री थी उसका नाम था चेल्ला, उससे इनकी पहली शादी हुई थी। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने का हमने बनाया है, मैप के द्वारा आपको समझाएंगे कि एक प्रकार से आपने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा है, थोड़ा पहले से महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा है। महावीर स्वामी जो थे एक प्रकार से कह सकते हैं कि महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और त्रिशला की एक बहन थी जिसका नाम था चेटक। महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और त्रिशला के भाई का नाम था चेटक और चेटक की जो पुत्री थी उसका नाम था चेलना और चेलना की शादी बिम्बसार से की गई थी, ठीक है। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि महावीर स्वामी के बिम्बसार जीजाजी थे, ठीक है। तो यहाँ पर उनका अगर संबंध की बात करें तो संबंध यहाँ निकल के आता है, जीजा का संबंध निकल के आता है। तो एक प्रकार से महावीर स्वामी के बिम्बसार जीजा हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी पहली शादी का उल्लेख ऐसा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद इनकी द्वितीय जो शादी है वो कौशल नरेश, हमने बताया था जी कौशल जो है, कौशल काशी एक प्रकार से महाजनपद, छोटे छोटे महाजनपद हुआ करते थे। कौशल को काशी में मिला दिया गया था, काशी और कौशल एक हो गए थे। तो वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था महाकौशला, प्रसन्नजीत की एक बहन थी जिसका नाम था महाकौशला की शादी किससे की गई थी? बिम्बसार से की गई थी, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा दूसरी जो शादी है बिम्बसार ने वो कौशल नरेश की बहन महाकौशला के से शादी की थी और महाकौशला की शादी करने के बाद बिम्बसार को काशी दान में दिया जाता है। मतलब बिम्बसार को काशी जो है वो दहेज के रूप में मिलता है, जहाँ जो काशी एक अच्छा खासा शहर हुआ करता था उस समय का, और शहर होने के बाद अच्छा खासा राजस्व रेवेन्यू भी आता था। तो मतलब कह सकते थे कि बहुत लाभ का काम हो गया, किसके लिए? बिम्बसार के लिए, ठीक है। तो मतलब एक कह सकते हैं कि इसने जो अपना साम्राज्य का विस्तार है वो एक प्रकार से, तो यहाँ हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बिम्बसार था उसने अपना साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक नीति से ज़्यादा किया, समझना। क्योंकि एक ऐसा ही राजा था, बिम्बसार ही एक ऐसा राजा था जो ये चाहता था कि जो हमारा साम्राज्य का विस्तार है वो किसी लड़ाई झगड़े से ना होकर एक प्रकार से व्यवहारिक नीति और व्यवहारिक नीति और एक कूटनीतिक नीति से हमारा साम्राज्य का विस्तार होता रहे और हमारे जो आसपास के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनसे एक संबंध अच्छे स्थापित बने रहें, ताकि हमारा जो साम्राज्य है वो एक प्रकार से शक्तिशाली बना रहे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि बिम्बसार राजा जो था वो एक प्रकार से व्यवहारिक नीति वाला राजा था। तो यहाँ पर उसकी दूसरी शादी जो होती है वो कौशल नरेश की बहन महाकौशला के साथ की गई है और महाकौशला से शादी करने के बाद उसको जो काशी है वो दान में दिया जाता है और 1 लाख का राजस्व जहाँ से हम उसको बिम्बसार को मिलता था, ठीक है। इसके बाद बिम्बसार की तीसरी शादी जो है इसका उल्लेख हमको मिलता है भद्र एक देश है, कोई भद्र देश हुआ करता था, कुरु एक महाजनपद है उसके समीप हुआ करता था, कोई उसके समीप की कोई राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था क्षमा से भी उसकी तीसरी शादी हो गई थी, ठीक है। इसके बाद उसके चतुर्थ विवाह की बात करते हैं तो चतुर्थ विवाह जो है उसका वो लिच्छवी जो एक गणराज हुआ करता था, हमने बताया था लिच्छवी गणराज, वहाँ की एक गणका थी। गणका की बात करें तो एक प्रकार से शिक्षिका, उस समय की कोई शिक्षिका हुआ करती थी जो किसी भी धर्म वगैरह का उपदेश देती थी, वो गणका हम कहलाती थी, ठीक है। उसका नाम था आम्रपाली उस महिला का नाम था जिससे बिम्बसार की चतुर्थ शादी हो जाती है, ठीक है। आम्रपाली का मतलब वो नहीं आम्रपाली दुबे, आम्रपाली ये लिच्छवी वंश की कोई गणका हुआ करती थी, ठीक है, इसको समझना आप। इसके बाद उसकी 4 शादी हो जाती हैं, ठीक है। एक और क्या कारण बनता है बीच में साम्राज्य विस्तार का, एक अवंती छोटा सा एक साम्राज्य हुआ करता है, मतलब महाजनपद हुआ करता था। अवंती के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रप्रकोद बीमार पड़ जाते हैं, अचानक एकदम से उनका तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बिम्बसार का एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक,
याद रखना, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि बिम्बिसार का राजवैद्य कौन था। तो हम बताएंगे कि बिम्बिसार का राजवैद्य जीवक था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। और अवंती का एक राजा था जिसका नाम था क्या, चंडप्रकोद। चंडप्रकोद को पीलिया हो जाता है। अब पीलिया हो गया भैया राजा को, किसको, चंडप्रकोद को। तब चंडप्रकोद ने जो अपने क्या मांगी, सहायता किससे मांगी, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मगध था और मगध में वैद्य भी सब कुछ हुआ करते थे, ठीक है। तो मगध से उन सहायता मांगता है, तो बिम्बिसार क्या करता है, अपने वैद्य जीवक को भेज देता है। तो भेजता है तो मतलब एक प्रकार से मदद करता है, तो कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य विस्तार की नीति से करता है कि भैया उसकी मदद करेंगे ताकि वो अपने साथ हमेशा रहे, ठीक है। तो एक प्रकार से अवंती को एक प्रकार से ऐसा कुछ चलता रहता था। उसके बाद इसके बाद क्या होता है कि वो एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम होता है बृहदत्त। वहाँ का राजा था, एक महाजनपद था जिसका नाम था अंग का भी सुना होगा, उसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। वो वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था बृहदत्त, ब्रह्मदत्त नाम था। बृहदत्त अलग है, ब्रह्मदत्त अलग है ना। तो वहाँ के राजा को हराकर ये अंग को भी मगध में मिला लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उसने व्यवहारिक नीति और उसका, इसके अलावा जो युद्ध भी एक लड़ा। मान लो कहा जाए कि उसने अपने साम्राज्य में एक ही युद्ध लड़ा, वो भी अंग को अपने मगध में मिलाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम उसके आगे चलते हैं। अब बिम्बिसार की मृत्यु कैसे होती है इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। बिम्बिसार जो है, बिम्बिसार ने अपने पुत्र, बिम्बिसार का एक पुत्र होता था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु को युवराज नियुक्त करने का निश्चय किया। देखो यहाँ के पीछे थोड़ा सी कहानी है। कहानी ऐसा है कि बिम्बिसार जो था वो, बिम्बिसार की हमने बताया कि बिम्बिसार की 4 शादियाँ थी। एक तो वो थी लिच्छवी की गणराज्य की, उनका क्या नाम था, चेल्ला, है ना। दूसरा था महाकौशला, तीसरी थी क्षेमा और चौथी थी आम्रपाली। इनकी 4 शादियाँ थी। तो स्वाभाविक चीज़ है कई सारे पुत्र होंगे। तो पुत्रों के बीच ऐसा कुछ चल रहा था कि अगला जो साम्राज्य का राजा किसको नियुक्त करें, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था बिम्बिसार को कि अब हम अगला जो अपना राज्य का उत्तराधिकारी है वो किसको बनाएं। तो यहाँ से निकल के आता है, थोड़ा सा कहानी बनती है यहाँ, आप उसको अच्छे गौर से सुनिए। क्या होता है कि बिम्बिसार का जो पहली पत्नी थी जिनका नाम था चेल्ला, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो था वो सभी अन्य पुत्रों से सबसे बड़ा था, है ना। तो सबसे बड़ा होने के कारण स्वाभाविक चीज़ें इसकी एक प्रकार से अपने साम्राज्य के प्रति लालसा भी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा भी था। तो ये भी चाहता था कि हम अपने उत्तराधिकारी जो है वो हम अपने साम्राज्य के हम ही बने, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पिताजी किसी दूसरे लड़के को बिठा दें, अपना उत्तराधिकारी बना दें। तो मतलब ऐसा पुत्र के, अजातशत्रु के मन में ऐसा कुछ चल रहा था। इसके अलावा जो वहाँ के कुछ लोग हुआ करते थे वो एक प्रकार से गलत मुखाबरी कर रहे थे, किसके लिए, अजातशत्रु के लिए। ऐसा ना हो कि बिम्बिसार आपकी जगह किसी और को उत्तराधिकारी बना दे। तो क्या होगा कि अजातशत्रु क्या करता है कि अपने पिताजी बिम्बिसार को ही क्या कर देता है, बंदी बना देता है। ध्यान से समझना, उसने इसलिए बनाया था कि ऐसा ना हो कि हमारे पिताजी किसी और को साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दें। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर अजातशत्रु को बंदी बना दिया जाता है। तो बंदी दे जाने के बाद क्या हो जाता है, बंदी बना दिए जाने के बाद क्या हो जाता है कि उसकी जो माता होती थी जिसका नाम था चेलेना, किसकी, अजातशत्रु की माता होती थी। तो वो उसको समझाती थी कि मतलब ऐसा नहीं है, आपके पिताजी जो बिम्बिसार हैं वो आप ही को उत्तराधिकारी बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आपने उनके साथ गलत किया कि आपने उनको बंदी बना दिया, ठीक है। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई कि एक प्रकार से वो बंदी में था, कारागार में डाल दिया गया था। तो कारागार की जो बेड़ियाँ थी उनको तोड़ने के लिए किसी एक हथियार को लेके जाता है। तो अजातशत्रु उसके कारागार के अंदर रहता है। तो कारागार के अंदर रहने के बाद वो बाहर से देखता है, बिम्बिसार अंदर रहता है, कारागार के अंदर बिम्बिसार होता है और बाहर से अजातशत्रु जो है वो बेड़ियाँ तोड़ने के लिए जाता है। तो जाने के बाद जाता है तो वो कोई हथियार लेके जाता है बड़ा सा। तो मतलब बिम्बिसार देखता है कि अजातशत्रु आ रहा है, फिर से कोई ना कोई गलत दुष्कर्म करेगा हमारे साथ, बिम्बिसार ये सोचता है। तो वो एकदम से घबरा जाता है, एकदम से बहुत खतरनाक घबरा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो समझना कि बिम्बिसार की मृत्यु ऐसे हो जाती थी, लेकिन ये कहा गया है कहाँ, जैन ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिलता है, जैन ग्रंथ में। लेकिन इसके पीछे भी एक और रीजन है, उसको भी हम पढ़ते हैं। कैसा रीजन है, यहाँ पर एक रीजन निकल के आता है कि जो बिम्बिसार है, बिम्बिसार जो है वो अजातशत्रु की दूसरी पत्नी होती थी जिसका नाम था महाकौशला। हमने बताया कौशल राजा की बहन हुआ करती थी जिसका नाम था महाकौशला। महाकौशल की जो एक पुत्री थी,
महाकौशला जो है कौशल नरेश हुआ करते थे प्रसेनजीत, उसकी बहन थी, उसकी शादी बिंबिसार से की गई थी। ठीक है, एक और उसकी बहन थी जिसका नाम था, महाकौशला जो थी वो प्रसन्नजीत की बहन थी जिसकी शादी बिंबिसार से की गई थी। लेकिन प्रसन्नजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था बजीरा। बजीरा से क्या हो जाता है कि अजातशत्रु को कोई प्यार वगैरह का ऐसा चक्कर कुछ चलने लगता है, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। तो क्या हो जाता था कि जो अजातशत्रु बिंबिसार है और प्रसन्नजीत ये चाहते थे कि एक प्रकार से बजीरा की शादी अजातशत्रु से ना हो। ठीक है, एक प्रकार से संबंध जो है वो ना हो। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से अजातशत्रु जो का दुश्मन एक प्रकार से उसका पिता ही बन जाता है बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार उसका विरोध करता है, उस शादी के लिए रोकता है कि प्रसन्नजीत की जो पुत्री है बजीरा उसके साथ शादी ना हो जाए अजातशत्रु की। तो ऐसा कुछ चलता है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बिंबिसार ने अजातशत्रु ने इस चक्कर में बिंबिसार को मारा था। ठीक है, तो ऐसा भी कई उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद क्या हो जाता है कि बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है कि अजातशत्रु बजीरा से, जो प्रसन्नजीत की पुत्री होती थी उसका नाम था बजीरा, उससे शादी करता है। और शादी करने के बाद क्या होता है, शादी करने के बाद बहुत बड़ा बदलाव होता है। शादी करने के बाद प्रसन्नजीत जो राजा है उसने काशी दान दिया था, किसको, बिंबिसार को, वो वापस ले लेता है क्योंकि वो नाराज रहता है अजातशत्रु से, क्योंकि अजातशत्रु ने ज़बरदस्ती प्रसन्नजीत की पुत्री से शादी की थी बजीरा से, है ना। तो बजीरा जो है वो प्रसन्नजीत जो है वो काशी को वापस ले लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अजातशत्रु को बहुत बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि काशी जो उस समय का बहुत बड़ा राजस्व वाला शहर हुआ करता था, मतलब क्षेत्र हुआ करता था जिसमें राजा को बहुत बड़ा कर्ज आता था, है ना। तो एक प्रकार से नाराज होता है अजातशत्रु, नाराज हो जाता है। अजातशत्रु प्रसन्नजीत से युद्ध लड़ता है, फिर से युद्ध लड़ता है। युद्ध लड़ने के बाद वो फिर से काशी को वापस ले लेता है और काशी को वापस लेने के बाद वो मगध का राजा बन जाता है। इसके बाद बिंबिसार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी करें और साथ में कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या कारण है इसका अच्छा ना होने के। ठीक है, और मिलते हैं इसके आगे, हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, फिर इसके आगे जो हर्यक वंश का पूरा विस्तार पढ़ेंगे, फिर मगध का पूरा विस्तार करते हुए आगे चलेंगे इतिहास में। ठीक है, धन्यवाद।